मैं अब आदरणीय दिविक रमेश जी के पास चलूँगा। दिविक रमेश जी हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इन्होंने बाल साहित्य पर बहुत बृहद काम किया है। साथ ही कोरियाई भाषा के साहित्य का बड़ी मात्रा में हिंदी अनुवाद भी आपने किया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी दिविक सर का निरंतर स्नेह मिलता रहता है और दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में आप प्राचार्य रहे हैं, वहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए। और तेजेंद्र जी से जब भी बात होती है और अगर कभी चर्चा आए तो कहते हैं कि अरे दिविक जी मेरे आदरणीय हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। तो मैं चाहता हूँ कि दिविक रमेश सर हमें तेजेंद्र सर के जन्मदिन पर उनके बारे में कुछ कहें। दिविक रमेश सर। तो मैं धन्यवाद दे दूं पीयूष आपको कि आपने इतने अच्छे आयोजन के साथ जोड़ा और धन्यवाद बहुत सर। अच्छा लगा कि इसकी शुरुआत जकिया जी ने की और बहुत ही बढ़िया ढंग से की। मैं अपने प्रिय तेजेंद्र जी को अब औपचारिक ढंग से भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और सचमुच में मैं चाहूँगा कि ये रचनारत रहें और हिंदी साहित्य को हम सबको इसी प्रकार समृद्ध करते रहें। देखिए, मैं ये दावा तो नहीं करता कि तेजेंद्र जी से मेरा घरेलू संबंध है। तेजेंद्र जी से मेरा साहित्यिक संबंध है, ये मैं कह सकता हूँ, और बहुत आत्मीय संबंध है, ये भी कह सकता हूँ। निरंतर संबंध है, ये भी कह सकता हूँ कि तेजेंद्र जी आए बगाए हमेशा याद कर लेते हैं, मेरी टोह भी ले लेते हैं। मैं भूल नहीं सकता कि मेरे जन्मदिन पर अचानक फोन आता है। मैंने सोचा कि भारत में आए होंगे, लेकिन फोन इंग्लैंड से कर रहे थे और लंबी बात की और इन्होंने जिस प्रकार से शुभकामनाएं दी, तो मुझे लगा, आज हाँ। मैं सोच रहा था कि इन्हें मैं फोन करूं, लेकिन फिर ये था कि कार्यक्रम है और मैं कोई इतना ज्यादा इन सब चीजों में पारंगत भी नहीं हूं, तो इसलिए वो नहीं कर पाया। लेकिन दो तीन कारणों से तेजेंद्र जी मेरे मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन मेरे आदरणीय हो जाते हैं। एक कारण तो मैं समय समय जब भी इंदु जी यानी इनकी जो धर्म पत्नी रही है, उनके प्रति जब इनके अगाध प्यार देखता हूं, उनका लगाव देखता हूं, अद्भुत लगता है। ऐसा भी हो सकता है, इतना समर्पण हो सकता है, इतना लगाव हो सकता है और जुड़ाव हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। साथ ही दीप्ति यहाँ पर बैठी है, उनको लेकर के जो तेजेंद्र जी के भावों को मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, वो भी अपने आप में अद्वितीय है। मतलब ऐसा, कहानियों में जितने ये ऑब्जेक्टिव और जितना ज्यादा खुले हैं, अपने संबंधों में इतने अधिक जुड़ सकते, इतने अधिक डूब सकते हैं, ये तेजेंद्र जी की खूबी मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बात सबने कही है, मैं सबके साथ हूं, बहुत अच्छे कथाकार हैं, कवि बहुत अच्छे हैं, गजलें बहुत अच्छी लिखी हैं, संपादकीय इधर बहुत अच्छे लिख रहे हैं। पुरवाई से वैसे मैं पहले से जुड़ा था, लेकिन पुरवाई के लिए तेजेंद्र जी ने भी और पीयूष जी आपने भी कह कह के मुझसे लिखवाया है और मैंने सहर्ष दिया भी है, छापा भी है। मुझसे तो तेजेंद्र जी ने कहानी भी ले ली कि कहानी दो, और पुरानी कहानी थी। अब मैं कोई कहानियां ज्यादा लिखता नहीं, एक समय में लिखी थी तो वो दी और छापी। एक बात जिस तरफ कहा, तेजेंद्र जी असल में तेजेंद्र जी नाटक के साथ जुड़े रहे हैं, और मैंने जकिया जी की कहानी का पाठ पहली बार जब इनसे, वैसे तो इनकी अपनी कहानी का पाठ भी मैंने सुना था, वो पहली मुलाकात ही मेरी थी, शायद प्रेम के घर में थी जब इन्होंने अपना कहानी पाठ किया था। लेकिन जकिया जी कहानी का अद्भुत पाठ मैंने साहित्य अकेडमी के एक कार्यक्रम में देखा था। अच्छे ढंग की जो नाटकीयता होती है, क्योंकि हम नाटक को तो हिंदी वाले जो है थोड़ा सा क्यों नाटक कर रहा है की शैली में लेते हैं ना, लेकिन
जो नाटक का जो सही रूप है उसको प्रस्तुत किया था तेजेंद्र जी ने। और वहां सचमुच में जहां कहानी में आंसू आ सकते हैं वहां आंसू लाने में ये समर्थ है। यानी अभिनेता भी ये कमाल के हैं। हो सकता है बेटी में गुण इनके पास से गए हों वो जन्मजात। एक बात की तो ध्यान दिलाना चाहूंगा जो मैंने खुद सुना है। तेजेंद्र जी फिल्मों के जो गीत है उन गीतों की जो साहित्यिकता है उस पर बड़ी बारीकी से सोचते और बोलते हैं। ये काम उनका अद्भुत काम है। वैसे तो इधर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में भी फिल्में आदि पढ़ाई जाने लगी हैं। उनके लिए बहुत जरूरी है कि तेजेंद्र जी लगातार फिल्मों में आया वो जो साहित्य है वो किस तरह से साहित्य ढूंढ लाते हैं, किस प्रकार से उसकी पुनर्व्याख्याएं करते हैं। ये तेजेंद्र जी की प्रतिभा का एक ऐसा पक्ष है जिसकी तरफ ध्यान जाना ही चाहिए और उनसे अधिक से अधिक दिखवाना चाहिए। तेजेंद्र जी मुझे हमेशा खुले व्यक्ति लगे हैं। कभी कभी मेरी असहमतियां हुई हैं, लेकिन मेरी असहमतियों को उन्होंने बहुत ही विनम्रता से लिया और जैसे कहते हैं ना मुस्कुरा के टाल दिया वो। वैसे भी मैं उनके सामने बूढ़ा हूं तो बूढ़ों के साथ ज्यादा बहस वहस नहीं करनी चाहिए। वो वैसे ही बेकार कैसे हो जाया करते हैं। लेकिन तेजेंद्र जो है वो बड़े अच्छे ढंग से पेश आते हैं। मैं मैंने देखा जितना पढ़ पाया तेजेंद्र को, विडंबनाओं के ये लेखक है। कहीं सामाजिक विडंबना हो, धर्म के स्तर पर हो, राजनीति के स्तर पर हो, कोई और किसी किस्म के संबंधों की विडंबनाएं, उनको इतनी बारीकी से इतनी गहराई से खोज के लाते हैं। और फिर अभिव्यक्ति की तो बात ही, यानी भाषा पर तेजेंद्र का, ये अंग्रेजी की तैयारी अंग्रेजी की पढ़ी है इन्होंने, लेकिन हिंदी पर इतना अद्भुत लिखते हैं। इतनी इनकी तैयारी और इनका अधिकार है, ये देखने लायक है। मित्रों, बहुत सारी कहानियां, लेकिन मैं कब्र का मुनाफा कभी भूल नहीं पाता। आप देखिए, वैसे तो तेजेंद्र उन, अगर हम प्रवासी शब्द कहें भी तो उनमें से है जिन्होंने एक तरह से स्वेच्छा से प्रवास को अपनाया है। उस तरह से नहीं जैसे मॉरिशस, फिजी या गुयाना या त्रिनाड के लोगों में है। मैं इंग्लैंड एक आध कई बार गया हूँ। तेजेंद्र से हमेशा मुलाकात हुई, बाहर भी मुलाकात हुई, भारत में तो हुई, त्रिनाड वगैरह में भी हुई। और इनको आपस में मैंने देखा, बहुत ही जीवंत किस्म के आदमी। कभी मैंने इनको जो है ना अवसाद में रहते होंगे, एकांत में, अपने एकांत में रहते हो मुझे पता नहीं, लेकिन जिंदा दिली जिसको कहते हैं वो हमेशा मैंने इनमें पाई है। आप अगर थोड़े से डूब भी रहे होंगे तो ये उबार लेंगे। तेजेंद्र जी की ये जो कहानी है कब्र का मुनाफा, इसके माध्यम से ही हम देख सकते हैं कि ये वैसे प्रवासी नहीं है जो हमेशा अतीत को लेकर के, अभाव को लेकर के रोते रहे। नहीं, ये पूरा इंग्लैंड का परिवेश देते हैं। इंग्लैंड के हैं तो इंग्लैंड पूरा उभर के आ जाता है इस कहानी में। विडंबनाएं उभर करके आती हैं। दो जो पात्र हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके माध्यम से आप देखिए, शिया सुन्नी की बात हो, पाकिस्तान भारत की बात हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कहानी में बाजारवाद पे हमेशा आक्रमण। ये मुनाफा वाली की भी कहानी जब अंत होता है, अंतिम वाक्य को देख लीजिए, वहां वो मुनाफे की बात ही है। तो ये जो कहते हैं कि जो जो संस्कृति और आधुनिकता, परंपरा और आधुनिकता, उनका एक ऐसा रचाव लेकर के आते हैं कि आपको लगता है कि ये हर चीज से जुड़े भी हुए हैं और नई चीज देने को भी तत्पर है। ये मैंने लगातार देखा। अब मैं अंत की ओर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अंत की ओर आते हुए, क्योंकि बहुत लोग हैं बोलने वाले। और आते, एक मुझे याद आ रहा है, शायद 2011 के आसपास की बात है। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव के काफी करीब रहे हैं, उनसे मिलते भी रहे हैं, ये पत्रिका में छपे भी हैं। लेकिन
तेजेंद्र अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इस बात के लिए तो प्रसिद्ध है, सभी मानेंगे। ये घबराते तो है नहीं, अपनी बात रखते हैं। रखने का ढंग इनका बहुत ऐसा होता है कि आप उससे बिदकते नहीं है। ये बहस में आपको डाल सकते हैं। इनकी रचनाओं में भी और इनकी बातों में भी प्रश्न उभारने की बड़ी तगड़ी प्रवृत्ति है तेजेंद्र के यहाँ। धीरे से उभार देंगे। राजेंद्र यादव जी के ही की उपस्थिति में ही इन्होंने शायद आईआईसी में था या कहा था, प्रश्न उभारा था और कहा था कि विदेशों में जो साहित्यकार जाकर के बस गए हैं उसको प्रवासी विशेषण क्यों दिया जाए। प्रवासी विशेषण पर आपत्ति दर्ज कराई थी उन्होंने। ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ वैसे बहुत सारे विमर्श चले हैं पिछले दिनों में, दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, आदिवासी में विमर्श है, लेकिन वो जो विमर्श है वो सामाजिक सरोकारों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। प्रवासी विमर्श जो है भौगोलिक कारणों से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और जो प्रवासी हैं उनको लेकर के एक अलग यानी बंटवारा कर दिया जाए, इसको शायद, इस पर मैंने लिखा भी था एक जगह अखबार में, और मुझे ये बात अब तक बहुत सटीक लगी थी तेजेंद्र की। मुझे पता नहीं आजकल उनके क्या विचार हो गए हैं, लेकिन इस बात को लेकर के होना चाहिए। एक तो ये बात है कि मैं अध्यापक रहा हूँ, अध्यापक और आलोचकों को तो बड़ा लाभ मिलता है कि वो एक शब्द मिल जाए तो फिर वो कहते हैं देखो मैंने साहित्य में ये वाद या ये विमर्श चला दिया, और वो उसको लेकर के ढोते रहते हैं। लेकिन मित्रों, मैं कहना ये चाहूंगा कि तेजेंद्र की बात को शायद आगे बढ़ाते हैं या जो चाहते हैं उसको उसको ही कहते हुए कि जो भी हिंदी में सशक्त लेखन कर रहा है उसे बिना किसी विशेषण के केंद्रीय धारा का लेखक माना जाना चाहिए। तेजेंद्र का साहित्य आज पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। तेजेंद्र को बहुत अच्छे पुरस्कार भी, सम्मान भी मिल चुके हैं, सब लोग जानते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तेजेंद्र उन रचनाकारों में है जिनको किसी अतिरिक्त विशेषण की आवश्यकता ही नहीं। वो केंद्रीय हिंदी धारा के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। ये इसमें वो कोई, मतलब मैं आरक्षण को गलत शब्द नहीं मानता, बहुत जगह आरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन साहित्य में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। बड़ी दयनीय स्थिति है हमारे यहाँ कि हम अगर कोई अहिंदी भाषी हिंदी लेखक है तो उसको अहिंदी भाषी हिंदी लेखक कहते हैं, चाहे भले ही वो हिंदी में ही सोच के लिखता हो, उसके उसके सीरियसली हिंदी में ही बात आती हो, हिंदी में ही अनुभव आते हो, अभिव्यक्त करता हो, और अच्छे ढंग का साहित्य रच रहा हो, लेकिन उसको हम कहेंगे अहिंदी भाषी हिंदी लेखक। जैसे अरविंदाक्षण केरल से है, लेकिन वो बिल्कुल हिंदी के लेखक है। इसी प्रकार से हम लोग बांटने में जरा थोड़े से माहिर है। कल को कोई कहेगा बिहारी का हिंदी लेखक या कोई फलानी जगह का हिंदी लेखक, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप हिंदी में जी रहे हैं, हिंदी को जी रहे हैं, हिंदी को लिख रहे हैं, कहीं पर भी बैठ के देखिए। अब वो इंग्लैंड में रह रहे हैं, इंग्लैंड के शायद नागरिक भी, इंग्लैंड के पूरे परिदृश्य को हिंदी में दे रहे हैं और साहित्य के रूप में दे रहे हैं, तो वो हिंदी के साहित्यकार हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच एक बहुत बड़ी सोच का, यानी जैसे कब्र का मुनाफा मार्क्स की बात भी करता है, कब्र के मुनाफे में समाजवाद की बात भी आती है, कब्र के मुनाफे में शिया सुन्नी की बात भी आती है, कब्र के मुनाफे गोवा में बसने और इंग्लैंड में कमाने की बात भी आती है। तो इतने बड़े फलक पर इतने बड़े परिदृश्य को लेकर के तेजेंद्र सोचते हैं, लिखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और तेजेंद्र को किसी भी खांचे में ढालना बड़ा मुश्किल है। किसी भी रचनाकार के साथ, मैं इस कार्य को पढ़ते हुए लग रहा था मुझे प्रेमचंद की शैली, प्रेमचंद का शिल्प आ रहा है, लेकिन नहीं, तेजेंद्र तेजेंद्र है। तेजेंद्र अपनी जगह पर
यूनिक है। मैं अपने मित्र को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद दीपक भाई, बहुत शुक्रिया।